नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र कुमार और मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, प्रतिदिन की महत्वपूर्ण क्लासों के हिसाब से आज अपनी जो इम्पोर्टेंट क्लास रहेगी वो रहने वाली है दोस्तों सीरीज नंबर 55। और दोस्तों, अगर आज मेरी YouTube पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आर के फिजिकल एजुकेशन क्लासेस को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और प्रतिदिन के महत्वपूर्ण क्लासों का फ़ायदा उठा सकते हैं। दोस्तों, जो अपन ने क्रेश कोर्स के नाम से जो सीरीज चला रखी है उसका आज होगा पार्ट नंबर 2। और दोस्तों, 6 या 7 दिन के अंदर आपको महत्वपूर्ण प्रश्नों की यहाँ पे सीरीज करवाई जाएगी, वो भी बिल्कुल निःशुल्क। तो आप प्रतिदिन की इस महत्वपूर्ण क्लास को जुड़कर आप आसानी से अपनी तैयारी को बचे हुए दिनों में भी शानदार बना सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी में पर टोटल क्वेश्चन 60 लेके आए हैं और इनमें से आप कितने प्रश्नों का सही जवाब दे पाते हैं वो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम खराब किए आज की प्रश्न उत्तरी में पहला और इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेगा अपना प्रश्न नंबर 1। देखिए दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न नंबर 1 देखिए दोस्तों, 110 मीटर हर्डल में हर्डल की ऊंचाई कितनी होती है। दोस्तों, यहाँ पे 110 मीटर हर्डल में हर्डल की ऊंचाई कितनी होती है ये पूछा गया है। यहाँ पे दोस्तों मैं अगर आपको बताऊं कि हर्डल की ऊंचाई कितनी होती है, लेकिन ये 110 मीटर दौड़ हर्डल ये किसकी होती है, तो 110 मीटर हर्डल वो पुरुषों की दौड़ होती है दोस्तों, ये भी अपने को ध्यान रखना है। और इसमें हर्डल की ऊंचाई कितनी होती है ये अपने को यहाँ पे बताना है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में बताऊँ तो 110 मीटर हर्डल में जो पहली हर्डल होती है वो कितनी दूर होती है, बाकी हर्डल कितनी रहेगी वो भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखने की बात रहेगी दोस्तों। तो 110 मीटर हर्डल में प्रथम हर्डल 45, बाकी 35 और लास्ट में जो हर्डल होती है वो 40 मीटर की दूरी पर होती है। और यहाँ पे हर्डल की ऊंचाई पूछी गई है दोस्तों, वो 110 मीटर में हर्डल की ऊंचाई 1.067 मीटर रहेगी दोस्तों, यहाँ पे सेंटीमीटर में नहीं रहेगी, 1.067 मीटर। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 2 देखिए दोस्तों। और अगर दोस्तों प्रश्नोत्तरी अगर पसंद आती है तो ज़रूर वीडियो को भी आप शेयर करते रहे। प्रश्न नंबर 2 रहेगा दोस्तों अपना, 3000 मीटर स्टीपल चेज में कुल वाटर जंप कितने होते हैं। दोस्तों, यहाँ पे कुल वाटर जंप कितने रहेंगे। दोस्तों, 3000 मीटर स्टीपल चेज के रूप में यहाँ पे कुल वाटर जंप कितने रहने वाले हैं वो अपने को यहाँ पे बताना है। तो 28, 35, 7, 32 इनमें से कौन सा आंसर रहेगा वो आप जरूर कमेंट बॉक्स में टाइप करते रहे। और दोस्तों, जल्दी आपको 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की करंट अफेयर से रिलेटेड PDF भी आपको उपलब्ध करवाई जाएगी, वो भी बिल्कुल निःशुल्क, ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो आपको एग्ज़ाम से 1 या 2 दिन पहले आपको 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की PDF उपलब्ध करवा दी जाएगी, वो करंट अफेयर से रिलेटेड रहेंगे दोस्तों, ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो प्रश्न नंबर 2 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों, यहाँ पे 3000 मीटर स्टीपल चेज में कुल वाटर जंप वो 7 होती हैं। यहाँ पे दोस्तों कुल वाटर जंप कितने होते हैं, तो वो 7 रहेंगे, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 3 देखिए दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न नंबर 3 रहेगा अपना, 3000 मीटर स्टीपल चेज में कुल हर्डल जंप कितने होते हैं। यहाँ पे कुल हर्डल जंप कितने होते हैं ये पूछा गया है दोस्तों। तो 3000 मीटर स्टीपल चेज में कुल हर्डल जंप कितने रहने वाले हैं, तो 32, 35, 28, 7 इनमें से कौन सा आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे। तो चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 3 और इसका सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे 3000 मीटर स्टीपल चेज में जो कुल हर्डल होते हैं वो 28 होते हैं। इसी के साथ में मैंने बताया तो दोस्तों वाटर जंप 7 और हर्डल जंप 28, इसी के साथ टोटल जंप वो 35 होते हैं, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखने की बात रहेगी दोस्तों। नेक्स्ट और अगला प्रश्न रहेगा दोस्तों, वो रहने वाला है अपना प्रश्न नंबर 4 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 4 रहेगा, 3000 मीटर स्टीपल चेज में कौन सा जंप वाटर जंप होता है। यहाँ पे दोस्तों कौन सा जंप होता है जो वाटर जंप होता है ये पूछा गया है, कौन सा जंप वाटर जंप होता है। दोस्तों, यहाँ पे 3000 मीटर स्टीपल चेज में कौन सा जंप वाटर जंप रहेगा ये अपने को यहाँ पे बताना है। अब दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ टोटल जंप कितने होते हैं, तो टोटल जंप 5 होते हैं, उनमें से 4 हर्डल जंप और 5वां जो जंप होता है वो वाटर जंप होता है। लेकिन यहाँ पे जो वाटर जंप होता है उसका क्रम कौन सा होता है, तो उसका क्रम रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे प्रत्येक चौथा जंप वो वाटर जंप के नाम से जाना जाएगा। यानी 3 हर्डल जंप आएंगे, फिर चौथा वाटर जंप रहेगा, फिर हर्डल जंप आएगा। इस प्रकार टोटल कितने हो गए, तो टोटल ये 5 जंप होते हैं। इस
जिनमें से 4 तो हेडल जंप और 1 वाटर जंप होता है। लेकिन वाटर जंप का क्रम कौन सा होता है, तो वाटर जंप का क्रम चौथा क्रम होता है, यानी प्रत्येक चौथा जंप वाटर जंप ही आएगा दोस्तों। नेक्स्ट और अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न नंबर 5 रहेगा अपना। प्रश्न नंबर 5 देखिए दोस्तों, स्टीपल चेज में हर्डल की चौड़ाई कितनी होती है। दोस्तों यहाँ पे स्टीपल चेज में हर्डल की चौड़ाई पूछी गई है कि चौड़ाई कितनी होती है। यहाँ पे ध्यान देने की बात रहेगी दोस्तों, जो हेडल होता है, मान लो ये हेडल है, तो इस हेडल में इसकी चौड़ाई कितनी रहने वाली है वो अपने को यहाँ पे बताना है दोस्तों। लेकिन इससे मैं आपको बताऊँ कि हेडल का वेट कितना होता है, तो 100 kg से 120 kg, यानी ये इसका वेट भी होता है, वजन भी होता है, ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो लेकिन इसकी चौड़ाई कितनी होती है हेडल की, वो यहाँ पे 3000 मीटर स्टीपल चेज में पूछी गई है। तो 1.22 मीटर, 9.14 सेंटीमीटर या फिर 3.94 मीटर, 1.25 मीटर, इनमें से कौन सा आंसर रहेगा दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे 3000 मीटर स्टीपल चेज में अपन ने हेडल की ऊंचाई पूछनी है, तो यहाँ पे ऊंचाई अगर ध्यान रखना है 3000 मीटर में, तो ऊंचाई तो यहाँ पे सीधी सीधी रहेगी, वो 9.14 सेंटीमीटर रहेगी। लेकिन यहाँ पे इसकी चौड़ाई पूछी गई है, तो इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों 3.94 मीटर। ये हेडल की चौड़ाई रहती है दोस्तों 3000 मीटर स्टीपल चेज में, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है दोस्तों। नेक्स्ट और अगला प्रश्न रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 देखिए दोस्तों, होप स्टेप जंप के नाम से किसे जाना जाता है। यहाँ पे दोस्तों होप स्टेप जंप इसे किसी के नाम से जाना जाता है, यह आपने ये बताना है अपने को कि होप स्टेप जंप के नाम से किसे जाना जाता है। तो लंबी कूद, लॉन्ग जंप, हाई जंप, पोल वॉल्ट या फिर ट्रिपल जंप, इनमें से कौन सा रहेगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 6 और इसका सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों होप स्टेप जंप के नाम से ट्रिपल जंप या त्रिकूद को जाना जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे ट्रिपल जंप होती है, उसमें मैं आपको बताऊँ ये रनवे होता है 40 मीटर का। इस 40 मीटर के रनवे में टेको बोर्ड लगा होता है। ये टेको बोर्ड कितनी दूरी से लगा होता है दोस्तों, तो टेको बोर्ड ये लैंडिंग एरिया से कितनी दूरी पर रहता है, तो पुरुषों के लिए तो रहेगा ये दोस्तों 13 मीटर दूरी पर रहेगा। पुरुषों के लिए ये 13 मीटर की दूरी पर और महिलाओं के लिए ये रहेगा 11 मीटर की दूरी पर, ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है दोस्तों। नेक्स्ट और अगला प्रश्न रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों प्रश्न नंबर 7 देखिए दोस्तों। और दोस्तों जो क्रैश कोर्स के नाम से अपन ने जो महत्वपूर्ण सीरीज चला रखी है वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। आप ज़रूर प्रतिदिन शाम 6:10 पर इसको लेना न भूलें, इंपॉर्टेंट रहेगी आपके लिए और आपकी तैयारी को शानदार भी ये बनाएगी। और यहाँ से ज़्यादातर प्रश्न सीधे सीधे आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। प्रश्न नंबर 7 देखिए दोस्तों, यहाँ पे निम्न में लंबी कूद की तकनीक कौन सी है। दोस्तों यहाँ पे लॉन्ग जंप की टेक्निक कौन सी है ये पूछा गया है। लंबी कूद की तकनीक कौन सी रहने वाली है, तो यहाँ पे हेग स्टाइल, सेल स्टाइल, हिचकिक या फिर उपरोक्त सभी। तो चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 7 और इसका सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे लॉन्ग जंप की टेक्निक वो उपरोक्त सभी रहेगी दोस्तों। लेकिन यहाँ पे मैं आपको इंपॉर्टेंट के रूप में बताऊँ दोस्तों, तो इंपॉर्टेंट टेक्निक से संबंधित प्रश्न या लॉन्ग जंप, हाई जंप में इसकी टेक्निक से पूछे जाते हैं, तो आपको याद रखना है। तो तीनों की तीनों ही लॉन्ग जंप से संबंधित टेक्निक रहेगी दोस्तों। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 8 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 8 रहेगा अगला प्रश्न अपना, निम्न में ऊंची कूद की तकनीक कौन सी है। दोस्तों यहाँ पे हाई जंप की टेक्निक पूछी गई है कि ऊंची कूद की तकनीक कौन सी है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। तो दोस्तों यहाँ पे स्ट्रेडल, ईस्टर्न रोल, वेस्टर्न रोल, सीजर और फोर्सफरी फ्लो, उपरोक्त सभी। दोस्तों यहाँ पे हाई जंप से संबंधित टेक्निक पूछी गई है, तो इसका आंसर रहने वाला है वो ऊंची कूद से संबंधित टेक्निक। तो ये एपरेटर्स और इसके जो ये बार रखी हुई होती है, इस बार के ऊपर से जो कूदने की तकनीक होती है उसमें आपको बताना है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों वो उपरोक्त सभी। ये हाई जंप या ऊंची कूद से तकनीक संबंधित रहेगी। लेकिन इनमें भी इंपॉर्टेंट टेक्निक कौन सी होती है, तो वो फोर्सफरी फ्लो इंपॉर्टेंट टेक्निक होती है। और ये 1968 के मैक्सिको सिटी ओलंपिक में इसकी खोज हुई थी दोस्तों, ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो स्ट्रेडल, ईस्टर्न रोल, वेस्टर्न रोल, सीजर और फोर्सफरी फ्लो, मतलब 5 के 5 टेक्निक ये हाई जंप या ऊंची कूद से संबंधित रहेगी। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 9 देखें दोस्तों। प्रश्न नंबर 9 रहेगा अपना, ऊंची कूद में प्रत्येक सफल ऊंचाई पर बार की ऊंचाई कितनी बढ़ाई जाती है। दोस्तों यहाँ पे ऊंची कूद में
प्रत्येक सफल ऊंचाई पर, यानी एक बार कूदने पर उसकी ऊंचाई कितनी बढ़ाई जाती है, ये पूछा गया है। तो दोस्तों यहाँ पे 5 सेंटीमीटर, 2, 4 या 6 सेंटीमीटर, इनमें से कौन सा आंसर रहने वाला है वो अपने को यहाँ पे टाइप करना है। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जो पोल वाल्ट होता है, बांस कूद होती है, उसमें जो प्रत्येक सफल ऊंचाई पर जो बार की ऊंचाई है वो कितनी बढ़ाई जाती है। तो प्रत्येक सफल ऊंचाई पर बार की ऊंचाई वो पोल वाल्ट में दोस्तों, ये अपने को ध्यान रखना है, पोल वाल्ट में वो 5 सेंटीमीटर बढ़ाई जाती है। प्रत्येक सफल ऊंचाई पर 5 सेंटीमीटर पोल वाल्ट में बढ़ाई जाती है। लेकिन यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों, वो पूछा गया है ऊंची कूद यानी हाई जंप में, तो प्रत्येक सफल ऊंचाई पर 2 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई बढ़ाई जाती है। ये अपने को ध्यान रखना है दोस्तों। तो चले दोस्तों, वीडियो को भी आप ज़रूर शेयर करते रहे और लाइक भी करते रहे, ताकि और भी दोस्तों को इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिलता रहे। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों अपना प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 देखिए दोस्तों, निम्न में से शॉर्ट पुट की तकनीक कौन सी है। दोस्तों यहाँ पे गोला फेंक या शॉर्ट पुट की टेक्निक कौन सी है, ये पूछी गई है। ट्रोडिस्कोपट, पेरी ओब्राइन, ग्लाइडिंग या फिर उपरोक्त सभी। दोस्तों यहाँ पे जो शॉर्ट पुट होता है, इसका सेक्टर का कोण आप अपने को जरूर ध्यान रखना है। सेक्टर का कोण होता है वो 34-92 होता है, ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है दोस्तों। जो सेक्टर का कोण होता है ये इंपॉर्टेंट रहेगा। जो सेक्टर का कोण होता है, ये शॉर्ट पुट के अंदर सेक्टर का कोण ये 34.92 डिग्री होता है, यानी 34-92 का होता है। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। और दोस्तों यहाँ पे शॉर्ट पुट होता है, इस शॉर्ट पुट के अंदर भी जो इस सर्किल का जो व्यास होता है वो शॉर्ट पुट में ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है, वो सर्किल का व्यास 2.5 मीटर का होता है। ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो यहाँ पे दोस्तों शॉर्ट पुट की टेक्निक पूछी गई है, तो यहाँ पे डिस्कोपट, पेरी ओब्राइन और ग्लाइडिंग यानी उपरोक्त सभी टेक्निक ये शॉर्ट पुट से संबंधित रहेगी। लेकिन इनमें इंपॉर्टेंट टेक्निक वो रहने वाली है दोस्तों पेरी ओब्राइन। ये 1952 के हेलेंसिंकी ओलंपिक में ये टेक्निक पहली बार प्रचलित हुई। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 11 देखिए दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न नंबर 11 रहेगा अपना, पुरुषों में हैमर थ्रो की लंबाई कितनी होती है। दोस्तों यहाँ पे पुरुषों में हैमर थ्रो की लंबाई पूछी गई है कि इसकी लंबाई कितनी होती है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों मैं इसके वेट के बारे में बताऊँ कि पुरुषों में हैमर थ्रो का जो वेट होता है, वज़न होता है, वो वज़न गोला फेंक के बराबर यानी 7.260 किलोग्राम होता है, और महिलाओं में 4 किलोग्राम होता है। ये भी अपने को ध्यान रखना है। लेकिन यहाँ पे लंबाई पूछी गई है हैमर थ्रो की, तो इसका सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे पुरुषों में हैमर थ्रो की लंबाई वो 1175 से 1215 मिलीमीटर होती है दोस्तों। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है, 1175 से 1215 मिलीमीटर ये पुरुषों में हैमर थ्रो की लंबाई होती है। लेकिन महिलाओं में लंबाई कितनी होती है, तो महिलाओं में दोस्तों वो लंबाई रहने वाली है 1150 से 1195, ये महिलाओं में रहती है। ये अपने को यहाँ ध्यान रखना है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर रहेगा दोस्तों प्रश्न नंबर 12 देखिए यार, प्रश्न नंबर 12, जेवलिन थ्रो में प्रतिबंधित रेखा की चौड़ाई कितनी होती है। दोस्तों यहाँ पे जेवलिन थ्रो होता है जिसे अपन भाला फेंक के नाम से जानते हैं। जेवलिन थ्रो में जो प्रतिबंधित रेखा होती है इसकी चौड़ाई कितनी होती है, ये पूछा गया है। अब दोस्तों जेवलिन थ्रो में जो सेक्टर होता है वो कैसा होता है, तो जेवलिन थ्रो में सेक्टर होता है वो ऐसा नज़र आता है कुछ दोस्तों। इसके बाद में यहाँ पे आर्क बनता है, और ये जेवलिन थ्रो का सेक्टर होता है। इसमें जो आर्क बनता है वो इस प्रकार आर्क बनेगा, यानी यहाँ पे जो आर्क रहेगा वो ये ऐसा आर्क होता है जेवलिन थ्रो में। तो ये प्रतिबंधित रेखा होती है ये वाली, इसकी चौड़ाई कितनी होती है ये पूछा गया है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे बताना है आपको कि जेवलिन थ्रो में प्रतिबंधित रेखा की चौड़ाई 5 सेंटीमीटर, 12, 18, 7 सेंटीमीटर इनमें से कौन सी रहेगी, वो आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करते रहना है। और ज़रूर वीडियो को भी आप शेयर करते रहे, लाइक भी करें। और दोस्तों प्रतिदिन की जो अपन ने क्लास चला रखी है वो इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी आपके एग्ज़ाम तक, ये मैं आपको गारंटी के साथ बता सकता हूँ। तो आप ज़रूर इसको लेते रहें, ताकि आने वाली एग्ज़ाम में आपको 5-6 दिन में आपकी तैयारी और भी बेहतरीन हो सके। प्रश्न नंबर 12 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे जेवलिन थ्रो में प्रतिबंधित रेखा की जो चौड़ाई होती है वो 7 सेंटीमीटर होती है। ये अपने को यहाँ पे ध्यान देने की बात रहेगी दोस्तों। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 13 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 13 निम्न प्रश्न नंबर 13 रहेगा दोस्तों अपना यहाँ पे प्रश्न नंबर 13,
देखिए दोबारा से, देखिए दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक के कारण दिक्कत आ रही है। दोबारा से प्रश्न नंबर 13, निम्न में जेवलिन थ्रो की तकनीक कौन सी है। दोस्तों यहाँ पे जेवलिन थ्रो की तकनीक या भाला फेंक की टेक्निक कौन सी है, ये पूछी गई है। दोस्तों यहाँ पे जेवलिन थ्रो या भाला फेंक की टेक्निक कौन सी है, तो फिनिश होल्ड, अमेरिकन ग्रिप, हंगेरियन फोर्स या फिर उपरोक्त सभी। और दोस्तों जो भाला होता है, इस भाले में अपने को यहाँ पे ध्यान देने की बात रहेगी, जो भाला होता है इस भाले में पुरुष और महिलाओं में इसका वेट कितना होता है, तो यहाँ पे मैं बताऊँ, जो पुरुषों में होता है उसका 800 ग्राम होता है और महिलाओं में इसका वेट होता है वो 600 ग्राम होता है। लेकिन यहाँ पे इसकी ग्रिप के बारे में, इसको पकड़, इसकी पकड़ होती है, इस पकड़ को क्या बोलते हैं, इसकी कौन कौन सी टेक्निक होती है, वो पूछा गया है। तो चले दोस्तों प्रश्न नंबर 13 और इसका सही आंसर रहने वाला है, जेवलिन थ्रो में जो टेक्निक होती है वो उपरोक्त सभी यानी फिनिश होल्ड, अमेरिकन ग्रिप और हंगेरियन फोर्स, ये तीनों ही टेक्निक जेवलिन थ्रो से संबंधित रहेगी दोस्तों, ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 14 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 14 रहेगा अपना, पेंटाथलन की प्रथम और अंतिम स्पर्धा कौन सी होती है। यहाँ पे दोस्तों टोटल पेंटाथलन उसमें 5 स्पर्धाएं होती हैं, उनमें से प्रथम और अंतिम स्पर्धा कौन सी होती है, ये पूछा गया है। ना कि दोस्तों प्रथम दिन की और अंतिम दिन की, ये नहीं पूछा गया है। यहाँ पे टोटल जो 5 स्पर्धा होती है उनमें पहली और अंतिम स्पर्धा पूछी गई है। तो चलिए दोस्तों, पेंटाथलन की प्रथम और अंतिम स्पर्धा कौन सी रहने वाली है, वो आपको कमेंट बॉक्स में यहाँ पे टाइप करना है। प्रश्न नंबर 14 और इसका सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों, यहाँ पे पेंटाथलन की प्रथम और अंतिम स्पर्धा होती है वो लंबी कूद और 1500 मीटर दौड़ होती है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है दोस्तों। नेक्स्ट और अगला प्रश्न रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 देखिए दोस्तों, ऑक्टाथलॉन की प्रथम और अंतिम इवेंट कौन सा होता है। दोस्तों यहाँ पे ऑक्टाथलन जिसमें 8 इवेंट होते हैं, ऑक्टाथलन इसमें प्रथम और अंतिम इवेंट कौन सा होता है, ये अपने को यहाँ पे बताना है दोस्तों। इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, यहाँ पे ये भी आपको ये नहीं पूछा गया है कि प्रथम दिन की प्रथम और अंतिम, ये नहीं पूछा गया है। टोटल 8 इवेंट में प्रथम और अंतिम इवेंट कौन सा होता है, ये पूछा गया है। प्रश्न नंबर 15 और इसका सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे 110 मीटर और 100 मीटर दौड़, ये ऑक्टाथलॉन की प्रथम और अंतिम इवेंट होते हैं दोस्तों। नेक्स्ट और अगला प्रश्न रहेगा वो रहने वाला है दोस्तों, और ऑक्टाथलॉन दोस्तों यहाँ पे किससे संबंधित प्रतियोगिता होती है, तो ये यूथ या युवाओं से संबंधित प्रतियोगिता होती है, ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न नंबर 16 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 16 रहेगा यहाँ पे, राजस्थान से एथलेटिक्स में द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया गया। यहाँ पे दोस्तों राजस्थान से पूछा गया है कि राजस्थान से एथलेटिक्स में द्रोणाचार्य पुरस्कार ये किसे दिया गया है, ये अपने को यहाँ पे बताना है दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे राजस्थान से पूछा गया है, ना कि इंडिया से आपको या फिर वर्ल्ड से। तो यहाँ राजस्थान से द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया गया है वो अपने को यहाँ पे बताना है एथलेटिक्स के अंदर। तो प्रोफेसर करण सिंह, आर.डी. सिंह, वीरेंद्र पूनिया, फिर उपरोक्त सभी। तो चले दोस्तों प्रश्न नंबर 16 और इसका सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे, राजस्थान से एथलेटिक्स में जो द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है वो उपरोक्त सभी कोचेज को दिया गया है। अब दोस्तों यहाँ पे द्रोणाचार्य पुरस्कार खिलाड़ी को ना देकर किसी प्रशिक्षक या कोच को देते हैं, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। अब इसमें जो इसकी शुरुआत हुई थी वो 1985 में हुई थी, और इसमें जो पुरस्कार राशि होती है वो रेगुलर कैटेगरी में 10 लाख और रेगुलर श्रेणी में, तो इसको नियमित श्रेणी में से 10 लाख देते हैं, और बाकी इसमें 15 लाख रुपए इसकी पुरस्कार राशि दी जाती है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 17 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 17। और दोस्तों वीडियो को भी आप जरूर शेयर करते रहे। क्रैश कोर्स के जो पार्ट नंबर 2 है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित रहेगा दोस्तों, और लगभग क्रैश कोर्स के हिसाब से अपन 6-7 क्लासेज पर डे की जो 6-7 क्लासें ली जाएगी वो आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित रहेगी दोस्तों। प्रश्न नंबर 17 रहेगा अपना, बैडमिंटन खेल के अन्य नाम क्या है। दोस्तों यहाँ पे बैडमिंटन खेल के अन्य नाम पूछे गए हैं, लेकिन यहाँ पे बैडमिंटन के अन्य नाम पूछे गए वो अपने को यहाँ पे बताना है। लेकिन इसकी फेडरेशन की शुरुआत कब हुई थी, तो बैडमिंटन 1934 में इंडिया और वर्ल्ड में दोनों में इसकी 34 के अंतर्गत इसकी स्थापना हुई थी, ये भी अपने को ध्यान रखना है। और ये इसका मुख्यालय है वो कुआलालंपुर मलेशिया के अंदर है। लेकिन यहाँ पे बैडमिंटन खेल के अन्य नाम कौन से रहेंगे, बैटलडोर, शटलकॉक, जू द वॉलेट। तो प्रश्न नंबर 17 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों उपरोक्त सभी, ये बैडमिंटन के अन्य नाम है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है दोस्तों। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 18 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 18 रहेगा अपना अगला प्रश्न,
बैडमिंटन खेल का नाम बैडमिंटन किसने रखा? दोस्तों यहाँ पे बैडमिंटन खेल का नाम बैडमिंटन किसने रखा है, ये यहाँ पे पूछा गया है। इससे पहले बैडमिंटन के अन्य नाम अपन ने देख लिए, तो दोस्तों बैटलडोर, शटलकॉक, जू द वॉलेट, लेकिन यहाँ पे बैडमिंटन का बैडमिंटन नाम किसने रखा, ये अपने को यहाँ पे बताना है। बाथ बैडमिंटन क्लब, ड्यूक ऑफ ल्यूफोर्ड, इंग्लैंड बैडमिंटन संघ, या फिर ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन द्वारा। तो चले दोस्तों प्रश्न नंबर 18 और इसका सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे बैडमिंटन खेल का नाम बैडमिंटन ये रखने वाला ड्यूक ऑफ ल्यूफोर्ड रहेगा दोस्तों, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 19 रहेगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 19 देखिए, बैडमिंटन खेल में नेट की ज़मीन से ऊंचाई कितनी होती है? दोस्तों यहाँ पे नेट की ऊंचाई पूछी गई है, ज़मीन से कितनी होती है? तो 1.52 मीटर, 5 फीट, या फिर 1.55 मीटर, या फिर ए और बी दोनों। दोस्तों जो बैडमिंटन होती है, इस बैडमिंटन में जो नेट की ऊंचाई पूछी गई है वो ज़मीन से अपने को नेट की ऊंचाई यहाँ पे बताना है कि ज़मीन से नेट की ऊंचाई वो कितनी रहती है, ये अपने को यहाँ पे बताना है दोस्तों। तो ज़मीन से नेट की ऊंचाई मान लो ये ज़मीन है, वो यहाँ से इसकी ऊंचाई टॉप तक बतानी है, तो इसकी ऊंचाई कितनी रहने वाली है? तो इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो ए और बी दोनों, यानी मीटर में पूछे तो 1.52 मीटर और फिट में पूछे तो 5 फिट, ये बैडमिंटन नेट की ज़मीन से ऊंचाई होती है। इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों यहाँ पे। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर देखे दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 20 रहेगा। अगला प्रश्न नंबर 20 देखे दोस्तों, 27वीं पुरुष विश्व हैंडबॉल चैंपियनशिप 2021 का विजेता कौन है? दोस्तों यहाँ पे 27वीं पुरुष हैंडबॉल विश्व चैंपियनशिप पूछी गई है जो 2021 में हुई थी, इसका विजेता कौन है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। इजिप्ट, डेनमार्क, स्पेन, या फिर भारत। लेकिन दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे क्रम कौन सा है, तो इसका 27वीं पुरुष विश्व हैंडबॉल चैंपियनशिप 2021 का विजेता अपने को यहाँ पे बताना है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे 27वीं पुरुष विश्व हैंडबॉल चैंपियनशिप 2021 का विजेता रहने वाला है वो रहेगा प्रश्न नंबर 20 का सही आंसर डेनमार्क। ये 27वीं पुरुष विश्व हैंडबॉल चैंपियनशिप 2021 का विजेता रहेगा। अब दोस्तों इसके फैक्ट के रूप में अगर देखिए अपन इसका आयोजन कहाँ हुआ, इसका सही आंसर तो यहाँ पे डेनमार्क रहेगा, लेकिन इसका आयोजन ये इजिप्ट या मिस्र के अंदर हुआ था, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है दोस्तों। इसका आयोजन मिस्र या इजिप्ट के अंदर हुआ था। नेक्स्ट और अगला प्रश्न रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 देखिए दोस्तों, 1946 में स्थापित अंतर्राष्ट्रीय हैंडबॉल महासंघ का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों यहाँ पे इसी प्रश्न में एक प्रश्न है, ये है कि अंतर्राष्ट्रीय हैंडबॉल महासंघ का गठन कब हुआ, तो वो 1946 में हुआ, लेकिन इसका मुख्यालय कहाँ है ये पूछा गया है। तो ज्यूरिख स्विट्जरलैंड, मेच स्विट्जरलैंड, बेसेल स्विट्जरलैंड, या फिर न्यूयॉर्क अमेरिका। तो 1946 में स्थापित अंतर्राष्ट्रीय हैंडबॉल महासंघ का मुख्यालय ये कहाँ है, ये अपने को प्रश्न नंबर 21 का सही आंसर है अपने कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। तो चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 21 और इसका सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय हैंडबॉल महासंघ का मुख्यालय ये बेसेल स्विट्जरलैंड में रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 22 देखिए दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 22 रहेगा, अंतर्राष्ट्रीय तैराकी महासंघ जिसे अपन फिना के नाम से जानते हैं इसका गठन कब हुआ? दोस्तों यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय तैराकी महासंघ जिसे अपन फिना यहाँ पे शॉर्ट में ध्यान रखना है, फेडरेशन इंटरनेशनल दी नेशन इसके नाम से जानते हैं, तो इसका गठन कब हुआ था? तो 1952, 48, 80, या फिर 1908। दोस्तों यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय तैराकी महासंघ का गठन कब हुआ था? तो चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 22 और इसका सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय तैराकी महासंघ का गठन 1908 में हुआ था। और भारतीय तैराकी महासंघ का गठन कब हुआ था? तो भारतीय तैराकी महासंघ का गठन वो भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है, वो 1948 में हुआ था। लेकिन यहाँ पे इसके अंतर्राष्ट्रीय तैराकी महासंघ के वर्तमान अध्यक्ष पूछे तो इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो वो जूलियो सी मेगलियोन है, ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है कि इस अंतर्राष्ट्रीय तैराकी महासंघ के वर्तमान अध्यक्ष जूलियो सी मेगलियोन है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 देखिए दोस्तों, भारतीय तैराकी संघ यानी स्विमिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की इसकी स्थापना को भी ये मैंने बता भी दिया दोस्तों पिछले वाले प्रश्न में कि भारतीय तैराकी संघ जिसे अपन स्विमिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया SFI के नाम से जानते हैं, इसकी स्थापना कब हुई, ये अपने को यहाँ पे टाइप करना है।
तो चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 32 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 1948 में। और इंटरनेशनल तैराकी महासंघ की स्थापना वो 1908 में हुई थी, ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 24 रहेगा अपना। प्रश्न नंबर 24 देखिए दोस्तों, विश्व तैराकी चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कौन से देश में होगा। दोस्तों यहाँ पे वर्ल्ड तैराकी चैंपियनशिप 2022 इसका आयोजन कौन से देश में होगा, ये पूछा गया, आयोजन कौन से देश में होगा। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे अमेरिका, जापान, भारत, इंग्लैंड, इनमें से कौन से देश में विश्व तैराकी चैंपियनशिप 2022 का आयोजन होगा, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो प्रश्न नंबर 24 और इसका सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे जापान के अंदर विश्व तैराकी चैंपियनशिप 2022 का आयोजन होगा। और जापान में भी इसका आयोजन फुगाको शहर में होगा, ये भी अपने को ध्यान रखना है। फुगाको शहर में इसका आयोजन होगा। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 25 रहेगा अपना। प्रश्न नंबर 25 देखिए दोस्तों, 200 मीटर 400 मीटर व्यक्तिगत मेडले रिले में तैराकी की कौन सी तकनीक काम में ली जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि 200 मीटर और 400 मीटर व्यक्तिगत मेडले रिले, ये तैराकी में कौन सी तकनीक काम में ली जाती है। तो यहाँ पे बटरफ्लाई, बैक स्ट्रोक, ब्रेस्ट स्ट्रोक और फ्री स्टाइल या फिर उपरोक्त सभी। अब यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बताऊँ कि पानी के अंदर से जो एकमात्र टेक्निक होती है जो स्विमिंग पूल के अंदर से खड़े होकर जो शुरू की जाती है वो तकनीक कौन सी होती है, तो वो स्विमिंग पूल के अंदर, यानी ज़्यादातर जो टेक्निक होती है वो बाहर से उसमें जंप लगाने के बाद में होती है, लेकिन यहाँ पे स्विमिंग पूल के अंदर खड़े होने के बाद में भी एक टेक्निक होती है, वो कौन सी होती है, तो उसे अपन बैक स्ट्रोक के नाम से जानते हैं दोस्तों। यहाँ पे उसे बैक स्ट्रोक के नाम से जानते हैं। बैक स्ट्रोक ये स्विमिंग पूल में खड़े होकर शुरुआत की जाती है, लेकिन यहाँ पे 200 मीटर और 400 मीटर व्यक्तिगत मेडले रिले तैराकी की तकनीक पूछी गई है। तो इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों उपरोक्त सभी, यानी बटरफ्लाई, बैक स्ट्रोक, ब्रेस्ट स्ट्रोक और फ्री स्टाइल, ये चारों ही टेक्निक 100 मीटर 200 मीटर और 400 मीटर व्यक्तिगत मेडले रिले में काम में आती है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर रहेगा 26 देखिए दोस्तों यहाँ पे, तैराकी में अधिकतम अंक कितने दिए जा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे तैराकी में अधिकतम अंक प्रत्येक इवेंट में कितने दिए जा सकते हैं, ये पूछा गया है कि तैराकी में अधिकतम अंक मैक्सिमम जो स्कोर है वो कितना हो सकता है, दिया जा सकता है। तो यहाँ पे 50, 20, 10, 5 ये अपने को यहाँ पे टाइप करना है। तो प्रश्न नंबर 26 और इसका सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे प्रत्येक इवेंट में मैक्सिमम जो अंक दिए जा सकते हैं वो 10 अंक दिए जा सकते हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 27 देखे दोस्तों यहाँ पे। प्रश्न नंबर 27 इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, कौन सी कुश्ती में पकड़ केवल कमर से ऊपर की होती है। दोस्तों यहाँ पे कुश्ती में कौन सी पकड़ केवल कमर से ऊपर होती है। दोस्तों केवल कमर से ऊपर की पकड़ ही कुश्ती में मान्य होती है। ये कौन सी कुश्ती है, फ्री स्टाइल, ग्रीको रोमन, उपरोक्त या उपरोक्त में कोई नहीं। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताऊँ तो कुश्ती कितने प्रकार की होती है, तो कुश्ती के 2 प्रकार होते हैं, एक फ्री स्टाइल और दूसरा ग्रीको रोमन, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। लेकिन इनमें से कुश्ती में जो कमर से ऊपर की पकड़, यानी कमर से ऊपर की ही पकड़ ही काम में आएगी, ये पकड़ होती है, ये कौन सी कुश्ती में होती है। तो इसका सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 27 का ग्रीको रोमन। इस कुश्ती में केवल कमर से ऊपर के हिस्से को ही पकड़ा जाता है, इससे नीचे के हिस्से को पकड़ते हैं तो वो फाउल के रूप में काम आता है। अब दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले ओलंपिक में ग्रीको रोमन 1896 में पहले ही ओलंपिक में शामिल हो गई थी, लेकिन यहाँ पे 1904 यानी सेंट लुइस ओलंपिक में अंदर वो फ्री स्टाइल पुरुषों की कुश्ती शामिल हुई थी, ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न रहेगा दोस्तों वो रहने वाला प्रश्न नंबर 28 देखिए। प्रश्न नंबर 28 रहेगा यहाँ पे, विश्व कुश्ती महासंघ जिसे अपन फीला के नाम से जानते हैं, विश्व कुश्ती महासंघ का गठन कब हुआ। यहाँ पे दोस्तों फीला के नाम से जानते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा कि विश्व कुश्ती महासंघ का गठन कब हुआ है। तो दोस्तों 1948, 12, 92 या फिर 80। प्रश्न नंबर 28 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे विश्व कुश्ती महासंघ जिसे अपन फीला के नाम से जानते हैं, इसका गठन 1912 में हुआ था। और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो मुख्यालय दोस्तों यहाँ पे क्रोशियर स्विट्जरलैंड में इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों यहाँ पे क्रोशियर स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 29 रहेगा अपना इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। प्रश्न नंबर 29 देखिए, विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कौन से देश में हुआ है। यहाँ पे दोस्तों विश्व कुश्ती चैंपियनशिप, वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 2022 इसका आयोजन कौन से देश में हुआ, ये पूछा गया है यहाँ पे।
तो अमेरिका, बेलग्रेड सर्बिया, संयुक्त अरब अमीरात या फिर मेक्सिको। तो विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कौन से देश में हुआ, ये अपने को यहाँ पे टाइप करना है। तो प्रश्न नंबर 29 और इसका सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे बेलग्रेड सर्बिया के अंदर विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 का आयोजन हुआ है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 30 देखे दोस्तों। प्रश्न नंबर 30 और दोस्तों आज की प्रश्नोत्तरी का लगभग हाफ यानी आधे प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं, वो आपको इसको यहाँ पे कमेंट बॉक्स में टाइप भी करते रहना है। प्रश्न नंबर 30 रहेगा दोस्तों यहाँ पे कुश्ती खेल में खेल अवधि कितनी होती है। दोस्तों यहाँ पे जो रेसलिंग होती है उसमें खेल की अवधि कितनी होती है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों कुश्ती में। लेकिन यहाँ पे जो रेसलिंग के लिए दोस्तों जो मैट होता है उसकी फ्लोर की चौड़ाई कितनी होती है, तो फ्लोर की चौड़ाई 12 × 12 मीटर की होती है। लेकिन इनमें से जो कुश्ती का एरिया होता है वो 7 मीटर व्यास का होता है। यहाँ पे 7 मीटर व्यास का रहेगा दोस्तों, वो अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। लेकिन इनमें से जो रेड जोन होता है वो 1 मीटर का होता है, साइड में 1 मीटर का रेड जोन होता है, ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो ये इंपॉर्टेंट रहता है दोस्तों। लेकिन यहाँ पे कुश्ती की टाइमिंग पूछी गई कि खेल की अवधि कितनी होती है, तो इसका सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे कुश्ती खेल में खेल की अवधि वो 3-3 मिनट के 2 राउंड होते हैं, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। टोटल 6 मिनट की गेम चलता है, उसमें 3-3 मिनट के 2 राउंड रहेंगे दोस्तों। नेक्स्ट और अगला प्रश्न रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 31। प्रश्न नंबर 31 इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। प्रथम द्रोणाचार्य प्राप्तकर्ता महिला प्रशिक्षक कौन है। दोस्तों यहाँ पे प्रथम द्रोणाचार्य प्राप्तकर्ता महिला प्रशिक्षक पूछी गई है, इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। इससे पहले मैं अगर आपको बताऊं कि पुरुष प्रशिक्षक कौन था तो वो OM नाम्बियार था दोस्तों, ये भी अपने को ध्यान रखना है। OM नाम्बियार ये प्रथम एथलेटिक्स में द्रोणाचार्य प्राप्त करता है। लेकिन यहाँ पे प्रथम महिला प्रशिक्षक पूछी गई है, महिला प्रशिक्षक, तो ये अपने को यहाँ पे बताना है। तो चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 31 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों द्रोणाचार्य प्राप्त करता प्रथम महिला प्रशिक्षक या कोच वो रहेगी हंसा शर्मा, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है दोस्तों। हंसा शर्मा ये प्रथम महिला प्रशिक्षक है जिसे द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया था। अब दोस्तों इसके फैक्ट के रूप में अगर देखें अपन इसमें, तो ये किसकी प्रशिक्षक रहेगी, तो हंसा जो शर्मा है, ये हंसा शर्मा दोस्तों यहाँ पे ये पुरस्कार सन 2000 में मिला था इसको द्रोणाचार्य पुरस्कार, और वेट लिफ्टिंग में यानी भारोत्तोलन में प्रशिक्षक के लिए इसे दिया गया था, ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 32 देखे दोस्तों। प्रश्न नंबर 32 रहेगा अपना अगला प्रश्न। पैरा स्पोर्ट्स के तौर पर प्रथम प्रशिक्षक जिसे द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया है। दोस्तों यहाँ पे प्रथम पैरा प्रशिक्षक, पैरा एथलीट के खिलाड़ियों को प्रशिक्षित करने वाले प्रथम प्रशिक्षक कौन है जिसे द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया था। पैरा स्पोर्ट्स के तौर पर प्रथम प्रशिक्षक जिसे द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया वो राजेंद्र सिंह, रिपुदमन सिंह या फिर BI फर्नांडिस, OM नाम्बियार। अब यहाँ पे दोस्तों मैं इसके रूप में आपको उत्तर बताने से पहले मैं बताऊं कि जो BI फर्नांडिस है ये प्रथम विदेशी प्रशिक्षक है, प्रथम विदेशी और एकमात्र प्रशिक्षक है जिसे ये पुरस्कार द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया था, ये भी अपने को ध्यान रखना है। और ये केन्या देश के हैं और ये मुक्केबाजी यानी बॉक्सिंग के कोच हैं, ये अपने को यहाँ पे BI फर्नांडिस के बारे में ध्यान रखना है। लेकिन यहाँ पे पैरा स्पोर्ट्स के तौर पर यानी दिव्यांग खिलाड़ियों को प्रशिक्षित करने के तौर पर जो द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया है वो दिया गया है रिपुदमन सिंह को, ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। और ये दोस्तों कब दिया गया था, तो रिपुदमन सिंह को सन 2006 में दिया गया था, ये भी अपने को ध्यान रखना है। और इनमें से ये किसके, ये राजस्थान के खिलाड़ी, राजस्थान के कोच है, ये भी ध्यान रखना है, राजस्थान के प्रशिक्षक या कोच है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न रहेगा वो रहने वाला है अपना प्रश्न नंबर 33 देंगे दोस्तों। प्रश्न नंबर 33, IOC के वर्तमान अध्यक्ष थॉमस बॉक कौन से क्रम के अध्यक्ष हैं। दोस्तों यहाँ पे IOC के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो वो थॉमस बॉक है। और ये कौन से क्रम के अध्यक्ष हैं ये पूछा गया है। अब दोस्तों यहाँ पे कौन से क्रम के रहेंगे, 12, 9, 7, 13। लेकिन इनसे पहले मैं बताऊँ कि IOC का प्रथम अध्यक्ष कौन था, तो प्रथम अध्यक्ष वो डेमेत्रियस विकेलस रहेगा दोस्तों, डेमेत्रियस विकेलस रहेगा। लेकिन यहाँ पे थॉमस बॉक है ये कौन से क्रम के अध्यक्ष है ये पूछा गया है, तो इसका सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे थॉमस बॉक ये 9वें क्रम के अध्यक्ष रहेंगे दोस्तों। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 34, प्रश्न नंबर 34 देखें दोस्तों।
वर्तमान में कितनी राष्ट्रीय ओलंपिक समितियाँ आईओसी के सदस्य हैं? दोस्तों यहाँ पे वर्तमान में कितनी राष्ट्रीय ओलंपिक समितियाँ, यानी जितने देशों की राष्ट्रीय समितियाँ हैं ओलंपिक समितियाँ, जैसे भारतीय आईओसी IOA कितने, एक है, तो इसी प्रकार अन्य देशों के बीच जो ओलंपिक समितियाँ हैं तो ये कितनी समितियाँ आईओसी की सदस्य है, ये पूछा गया है। दोस्तों भारतीय ओलंपिक राष्ट्रीय समिति कौन सी है? तो वो IOA है, जो 1927 में बनी थी, 1927 में बनी थी, तो ये राष्ट्रीय समिति हो गई भारतीय। इसी प्रकार अन्य देशों की राष्ट्रीय ओलंपिक समितियां हैं, तो ये आईओसी की कितनी ऐसी समितियां हैं जो सदस्य हैं? तो इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों, वो रहने वाला है प्रश्न नंबर 34 का 205 राष्ट्रीय समितियां आईओसी की सदस्य है। ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न रहेगा दोस्तों, वो रहने वाला है प्रश्न नंबर 35। प्रश्न नंबर 35 देखिए दोस्तों, आईओसी के वर्तमान अध्यक्ष थॉमस बॉक को आईओसी के कौन से सत्र में जैक्स रोगे के स्थान पर अध्यक्ष बनाया गया है? दोस्तों आईओसी का वर्तमान अध्यक्ष थॉमस बॉक है, लेकिन इससे पहले अध्यक्ष कौन था? तो वो जैक्स रोगे था, लेकिन इसको थॉमस बॉक को जो अध्यक्ष बनाया गया है वो आईओसी के कौन से सत्र में बनाया गया है, ये पूछा गया है। दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखना है, इसमें 2 प्रश्न निकल के आ गए कि आईओसी का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? थॉमस बॉक, लेकिन ये इससे पहले अध्यक्ष कौन थे? तो वो जैक्स रोगे थे। ये 8वें क्रम के हैं और ये 9वें क्रम के हैं, लेकिन ये थॉमस बॉक है, ये कौन से आईओसी के सत्र में अध्यक्ष बनाए गए थे, ये पूछा गया है। तो 132, 25, 121 या फिर 111, तो प्रश्न नंबर 35 और इसका सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे आईओसी के 125वें सत्र में थॉमस बॉक को अध्यक्ष बनाया गया था। किसके स्थान पर? जेम्स रोगे के स्थान पर, वो 2013 में बनाया गया था। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 36 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 36 रहेगा अपना अगला प्रश्न। आईओसी के पूर्व अध्यक्ष जैक्स रोगे ने कौन से ओलंपिक में भाग लिया था? दोस्तों आईओसी के जो पूर्व अध्यक्ष, जो 8वें नंबर के अध्यक्ष है जैक्स रोगे, ये कौन से ओलंपिक में भाग लिया था, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे 1960, 68, 72 या 80 इनमें से कौन सा ओलंपिक जिसमें आईओसी के पूर्व अध्यक्ष जैक्स रोगे ये ओलंपिक में भाग लिया था? प्रश्न नंबर 36 और इसका सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे 1968 के मेक्सिको सिटी ओलंपिक में इन्होंने भाग लिया था। ये अपने लिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 37 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 37 रहेगा अगला प्रश्न। कौन से ओलंपिक में पीटी ऊषा ने 400 मीटर बाधा दौड़ में चौथा स्थान प्राप्त किया है? दोस्तों यहाँ पे 400 मीटर हर्डल रेस में पीटी ऊषा ने चौथा स्थान प्राप्त किया था। ये कौन से ओलंपिक में किया था, ये अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों यहाँ पे मैं बताऊँ पीटी ऊषा को किस नाम से जानते हैं? तो पीटी ऊषा को यहाँ पे उड़न परी के नाम से जानते हैं, उड़न परी, ये भी अपने को यहाँ पे निकनेम याद रखना है। लेकिन पीटी ऊषा ने कौन से ओलंपिक में 400 मीटर बाधा दौड़ में चौथा स्थान प्राप्त किया था? तो प्रश्न नंबर 37 और इसका सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे 1984, 1984 के लॉस एंजल्स ओलंपिक में पीटी ऊषा चौथे स्थान पर रही थी। ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 38 रहेगा। प्रश्न नंबर 38 देखिए दोस्तों, कौन से ओलंपिक के बाद आईओसी ने तय किया कि समर ओलंपिक और विंटर ओलंपिक 2 साल के अंतराल के बाद होंगे? दोस्तों यहाँ पे कौन सा ओलंपिक है जिसके बाद आईओसी यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने ये तय किया, ये फिक्स किया कि समर ओलंपिक और विंटर ओलंपिक यानी ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन ओलंपिक है वो 2 साल के अंतराल के बाद होंगे। फॉर एग्जांपल के तौर में मैं दोस्तों आपको बताऊं तो जो यहाँ पे विंटर ओलंपिक और समर ओलंपिक दोनों में अब 2 साल का अंतराल रहेगा, यानी जिस साल 2000 टोक्यो या 22 के अंदर विंटर ओलंपिक ऐसा हो जाएगा, ये अपने को यहाँ पे रखना है। फिर 24 के अंदर वो समर ओलंपिक होगा, 24 के अंदर 2024 में फिर समर ओलंपिक। तो ये 2-2 साल के अंतराल के जो गैप हो रहा है ये पहली बार कौन से ओलंपिक में फिक्स किया गया था? तो प्रश्न नंबर 38 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 1992 के बार्सिलोना ओलंपिक के बाद ये फिक्स किया गया था। और पहली बार इसके बाद यानी बार्सिलोना ओलंपिक ये समर ओलंपिक था, लेकिन इसके बाद में 1994 में पहली बार विंटर ओलंपिक 2 साल के बाद, 92 के बाद 2 साल बाद 94 में विंटर ओलंपिक का आयोजन किया गया। तो पहली बार कौन से ओलंपिक में? 1992 के ओलंपिक के बाद ऐसा किया गया कि समर ओलंपिक और विंटर ओलंपिक 2 साल के अंतराल के बाद होंगे। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 39 रहेगा दोस्तों यहाँ पे। प्रश्न नंबर 39 देखिए,
कौन से ओलंपिक में मिल्खा सिंह ने 400 मीटर दौड़ में चौथा स्थान प्राप्त किया है? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा दोस्तों यहाँ पे मिल्खा सिंह का, जिसे फ्लाइंग सिख के नाम से जानते हैं। तो मिल्खा सिंह ने 400 मीटर दौड़ में चौथा स्थान प्राप्त किया है, ये कौन से ओलंपिक में किया है? लेकिन इससे पहले दोस्तों अपन ने देखा था कि 1984 के लॉस एंजल्स ओलंपिक के पीटी उषा ने 400 मीटर बाधा दौड़ में चौथा स्थान प्राप्त किया था। यहाँ पे ध्यान रखना है, 400 मीटर बाधा दौड़ में चौथा स्थान प्राप्त किया था। लेकिन मिल्खा सिंह ने भी 400 मीटर, ओनली 400 मीटर दौड़ी है, तो इसमें भी इसने भी चौथा स्थान प्राप्त किया था। ये कौन सा ओलंपिक रहेगा? और दोस्तों यहाँ पे मिल्खा सिंह है, इसे अपन फ्लाइंग सिख के नाम से जानते हैं, ये भी ध्यान रखना है, फ्लाइंग सिख के नाम से जानते हैं। तो प्रश्न नंबर 39 और इसका सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे 1960 के रोम ओलंपिक में मिल्खा सिंह ने 400 मीटर दौड़ में चौथा स्थान प्राप्त किया था। नेक्स्ट और अगला प्रश्न रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है प्रश्न नंबर 40। प्रश्न नंबर 40 देखिए दोस्तों, कौन से ओलंपिक में इजराइल टीम पर आतंकवादी हमला किया गया? यहाँ पे दोस्तों एकमात्र ओलंपिक जिसमें इजराइल टीम पर आतंकवादी हमला भी हुआ था, ये कौन सा ओलंपिक है? ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो दोस्तों यहाँ पे 1964, 68, 72 या फिर 80 कौन सा ओलंपिक रहेगा जिसमें आतंकवादी हमले की घटनाएं भी हुई थी, और कौन सी टीम पर? तो वो भी ध्यान रखना है, इजराइल टीम पर आतंकवादी घटना हुई थी। प्रश्न नंबर 40 और इसका सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे 1972 का म्यूनिक ओलंपिक जो पश्चिम जर्मनी से संबंधित है, उसमें आतंकवादी घटना हुई थी और इजरायली टीम पर आतंकवादी घटना या हमला हुआ था। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 41 और दोस्तों जल्द ही आपको 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की करंट अफेयर से रिलेटेड PDF भी आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी, वो भी एग्ज़ाम से 1 या 2 दिन पहले, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 41 देखें दोस्तों यहाँ पे, प्रश्न नंबर 41 रहेगा अपना अगला प्रश्न, कुबर्टीन की अध्यक्षता में अंतिम बार कौन सा ओलंपिक का आयोजन किया गया था? यहाँ पे दोस्तों कुबर्टीन जो आधुनिक ओलंपिक का जनक है, इसकी अध्यक्षता में अंतिम बार कौन सा ओलंपिक का आयोजन किया गया था, ये पूछा गया है। अब दोस्तों यहाँ पे कुबर्टीन जो IOC के सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रहे थे, और ये 1896 से 1925 तक लगातार 29 वर्ष तक ये IOC का अध्यक्ष रहे थे। तो इसमें अंतिम बार कौन से ओलंपिक का आयोजन किया गया था? यहाँ पे दोस्तों मैं बताऊँ कि इसके बनने के बाद पहला ओलंपिक कौन सा? तो इसके बनने के बाद पहला ओलंपिक वो 1900 का पेरिस ओलंपिक था, क्योंकि इसको बनाया गया था 1896 के बाद में। ओलंपिक 1896 का पहला ओलंपिक ग्रीस ओलंपिक था एथेंस में, इसके बाद इसको बनाया गया था। तो इसके लिए पहला ओलंपिक कब आया? वो 1900 का पेरिस ओलंपिक। और इसकी मृत्यु 1925 में हुई, 1925 में, या फिर इसने 1925 में छोड़ दिया था पर। तो ये 1925 से पहले कौन सा ओलंपिक रहेगा? तो वो 1924 का पेरिस ओलंपिक इसका अंतिम ओलंपिक रहेगा दोस्तों, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 42 रहेगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 42 देंगे, कौन सी प्रतियोगिता में टीम एक बार मैच हारने से प्रतियोगिता से बाहर हो जाती है? दोस्तों ऐसी कौन सी प्रतियोगिता है जिसमें टीम एक बार मैच हारती है तो वो प्रतियोगिता से बाहर हो जाएगी, ये पूछा गया है। अब दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि प्रतियोगिता कितनी प्रकार की होती है। तो प्रतियोगिता 4 प्रकार की होती है, और वो 4 प्रकार यहाँ पे 4 ऑप्शंस में अपने को यहाँ पे दिए गए हैं, ये भी अपने को ध्यान रखना है। राउंड रॉबिन, एलिमिनेशन, कॉम्बिनेशन, और चौथा जो प्रतियोगिता का प्रकार था वो चुनौती प्रतियोगिता रहेगी। इस प्रकार 4 प्रतियोगिताएं होती है, वो अपने को ध्यान रखना है। लेकिन एक बार टीम मैच हारने पर से दूसरे फिर राउंड प्रतियोगिता से बाहर होती है, तो वो कौन सी प्रतियोगिता रहेगी? तो प्रश्न नंबर 42 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों एलिमिनेशन प्रतियोगिता, जिसे अपन दूसरे नाम से नॉकआउट के नाम से जानते हैं दोस्तों। नॉकआउट प्रतियोगिता या एलिमिनेशन प्रतियोगिता में मैच एक बार हारती है तो टीम बाहर हो जाती है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 43 रहेगा दोस्तों अपना। प्रश्न नंबर 43 देंगे दोस्तों, अगर टीमें पावर ऑफ 2 में यानी 2, 4, 8, 16, 32 इसमें है तो कितनी बाई दी जाएगी? दोस्तों अगर टीमें पावर ऑफ 2 में है यानी 2, 4, 8, 16, 32, 64 इनमें है तो कितनी बाई दी जाएगी, ये पूछा गया है। तो 19, 31, 9 या फिर इनमें से कोई नहीं। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं 22 का प्रयोग किस में होता है? तो 22 का प्रयोग होता है वो प्रतियोगिता या टूर्नामेंट में होता है, ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। लेकिन यहाँ पे पावर ऑफ 2 में टीमें होती है तो कितनी बाई दी जाएगी? तो इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे बाई, एक भी बाई नहीं दी जाएगी, यानी कोई भी नहीं। यानी टीम अगर पावर ऑफ 2 में है
तो वो एक भी बाई नहीं दी जाएगी। यानी इनमें से दो टीमें 4 है, 8 है, 16, 32 या फिर 64 या 128 ऐसे आगे बढ़ती डबल टीमें होती जाएगी। अगर उतनी ही संख्या में टीम है तो एक भी बाई नहीं देंगे, और अगर इनसे कम है या फिर इनसे ज़्यादा है तो बाई देंगे। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर रहेगा वो रहने वाला है 44। प्रश्न नंबर 44 देखिए दोस्तों, यहाँ पे श्रेष्ठ खिलाड़ी या टीमों को प्रतियोगिता के अंतिम चरण में खेलने के लिए स्थान दिया जाता है, उसे क्या कहते हैं। दोस्तों जो एक्सपर्ट बोर्ड उच्च रैंक के खिलाड़ी होते हैं या फिर जो टीम प्रतियोगिता में मजबूत टीम होती है उसको अंतिम चरण में खेलने के लिए मौका दिया जाता है पिक्चर में, तो उसे क्या कहते हैं। सीडिंग, बर्गर एलिमिनेशन या फिर विशिष्ट सीडिंग। प्रश्न नंबर 44 और इसका सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे श्रेष्ठ खिलाड़ी या श्रेष्ठ टीम को अंतिम चरण में फिक्चर में अंतिम चरण में खिलाया जाता है तो उसे अपन कहते हैं विशिष्ट सीडिंग। ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो विशिष्ट सीडिंग किसे दी जाती है, या तो श्रेष्ठ या टॉप 1 रैंक का खिलाड़ी होता है, या फिर जो टॉप टीम होती है उसे अपन प्रतियोगिता में लास्ट चरण में खिलाते हैं, उसे विशिष्ट सीडिंग कहते हैं। क्योंकि अगर उसमें शुरू में खिलाएंगे तो ज़्यादातर टीमें वो जल्दी ही इस टीम से हार के बाहर हो जाएगी। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 45 देखिए दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न नंबर 45 रहेगा अपना अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न। साइकिल विधि, टेबुलर विधि और स्टेयर केस विधि फिक्चर डालने की कौन सी प्रतियोगिता से संबंधित है। दोस्तों यहाँ पे फिक्चर डालने की विधियाँ दी गई है, जिसमें एक है साइकिल विधि, दूसरी है टेबुलर विधि और तीसरी है स्टेयर केस विधि। ये फिक्चर डालने की कौन सी प्रतियोगिता से संबंधित रहेगी दोस्तों। तो नॉकआउट, लीग, संयुक्त या फिर चुनौती प्रतियोगिता। प्रश्न नंबर 45 और इसका सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे साइकिल विधि, टेबुलर विधि और स्टेयर केस विधि है। ये फिक्चर डालने की लीग प्रतियोगिता से संबंधित विधियाँ रहेंगी दोस्तों, जिसे अपन राउंड रोबिन या बर्गर भी कहते हैं। तो तीनों ही फिक्चर डालने की विधियाँ ये लीग या राउंड रोबिन या फिक्चर बर्गर से संबंधित रहेगी दोस्तों। नेक्स्ट और अगला प्रश्न रहेगा दोस्तों वो अपना प्रश्न नंबर रहने वाला है प्रश्न नंबर 46। प्रश्न नंबर 46 देखिए दोस्तों, और आज की प्रश्नोत्तरी अगर पसंद आती है तो जरूर वीडियो को भी आप शेयर करते रहे दोस्तों और लाइक भी करें। प्रश्न नंबर 46, अंकों की गणना हेतु कनेडियन, ब्रिटिश और अमेरिकन पद्धति कौन सी प्रतियोगिता से संबंधित है। दोस्तों अंकों की गणना हेतु कनेडियन, ब्रिटिश और अमेरिकन पद्धति ये कौन सी प्रतियोगिता में अंक निर्धारित करने की पद्धतियाँ होती है, ये पूछा गया है यहाँ पे। तो नॉकआउट, लीग, चुनौती या फिर संयुक्त प्रतियोगिता। दोस्तों अंकों की गणना है तो कनेडियन, ब्रिटिश और अमेरिकन पद्धति। दोस्तों यहाँ पे अंक देने के लिए कनेडियन पद्धति में क्या होता है, तो जो टीम जीतती है उसे 2 अंक मिलते हैं, जो टीम बराबर रहती है तो 1 अंक और जो हारती है उसे 0 अंक मिलता है। लेकिन ब्रिटिश और अमेरिकन पद्धति में ऐसा नहीं होता है। इसमें कुल मैच खेले जाते हैं, उसमें जीते गए मैच और नीचे जो कुल मैच खेले गए हैं उनका डिवाइड करके उसका परसेंट निकाला जाता है। तो अंकों के कनेडियन, ब्रिटिश और अमेरिकन पद्धति कौन सी प्रतियोगिता से संबंधित है, तो इसका सही आंसर रहने वाला है प्रश्न नंबर 46 का वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे लीग पद्धति, जिसे अपन राउंड रोबिन या बर्गर भी कहते हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 47 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 47 रहेगा अगला प्रश्न, कौन सी प्रतियोगिता 2 प्रतियोगिताओं की मिश्रित प्रतियोगिता है। यहाँ पे दोस्तों कौन सी प्रतियोगिता या टूर्नामेंट है जो 2 प्रतियोगिताओं का मिश्रित प्रतियोगिता रहेगी। दोस्तों नॉकआउट, लीग, कॉम्बिनेशन या फिर संयुक्त प्रतियोगिता। प्रश्न नंबर 47 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 2 प्रतियोगिता का मिश्रित प्रतियोगिता होती है वो लीग प्रतियोगिता रहेगी दोस्तों। सॉरी दोस्तों, लीग नहीं रहेगी, यहाँ पे कॉम्बिनेशन प्रतियोगिता रहेगी। कौन सी प्रतियोगिता रहेगी, तो 2 प्रतियोगिताओं का जो मिश्रित प्रतियोगिता होती है वो कॉम्बिनेशन प्रतियोगिता होती है। और कॉम्बिनेशन प्रतियोगिता कितने प्रकार की होती है, तो वो 4 प्रकार की होती है। लेकिन प्रतियोगिता कौन कौन सी मिश्रित रहेगी उसमें, तो उसमें एक तो लीग प्रतियोगिता और दूसरी उसमें नॉकआउट प्रतियोगिता। ये 2 प्रतियोगिताओं का मिश्रित होती है। और कॉम्बिनेशन होती कितने प्रकार की है, तो टोटल 4 प्रकार की होती है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 48 देखिए दोस्तों यहाँ पे। प्रश्न नंबर 48 रहेगा, कौन सी प्रतियोगिता में टीमों को छोटे छोटे समूह में विभाजित करके खिलाया जाता है। दोस्तों यहाँ पे कौन सी प्रतियोगिता है जिसमें टीमों को छोटे छोटे ग्रुप्स में विभाजित करके खिलाया जाता है। तो लीग, नॉकआउट, संयुक्त प्रतियोगिता या फिर चुनौती प्रतियोगिता। अब दोस्तों यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बताऊं कि जो टीमों में छोटे छोटे समूह में अगर ज़्यादा टीमें होती है तो कौन सी प्रतियोगिता को सिलेक्ट किया जाता है, तो वो संयुक्त प्रतियोगिता को सिलेक्ट किया जाता है। और संयुक्त प्रतियोगिता ही छोटे छोटे समूह में विभक्त करके टीमों को खिलाया जाता है। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है दोस्तों। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 49 देखिए दोस्तों।
प्रश्न नंबर 49 डेफिनेशन से रिलेटेड रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि खेल प्रशिक्षण खिलाड़ी की तैयारी का मौलिक स्वरूप है, ये परिभाषा किसने दी है। दोस्तों खेल प्रशिक्षण जो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग होती है खिलाड़ी को तैयार करने का मौलिक स्वरूप है, ये परिभाषा किसने दी है, ये पूछा गया है। हरदयाल सिंह, मेटवीएव या फिर हर्रे या फिर गुलिक। दोस्तों इंपॉर्टेंट परिभाषा रहेगी खेल प्रशिक्षण यानी स्पोर्ट्स ट्रेनिंग से रिलेटेड परिभाषा पूछी गई है कि खेल प्रशिक्षण क्या होता है, तो खिलाड़ी को तैयारी करने का मौलिक स्वरूप होता है। ये परिभाषा देने वाला वो रहने वाला वैज्ञानिक रहेगा, वो रहेगा 49 क्वेश्चंस का आंसर मेटवीएव। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है, मेटवीएव ये परिभाषा दी है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 50। प्रश्न नंबर 50 देखिए, ये भी डेफिनेशन से संबंधित परिभाषा पूछी गई है दोस्तों यहाँ पे। खेल प्रशिक्षण, यहाँ पे ध्यान देने की बात रहेगी दोस्तों यहाँ पे कि खेल प्रशिक्षण वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित एक शैक्षणिक प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य क्या होता है, खिलाड़ियों को खेलकूद प्रतियोगिता में उच्च स्तर के प्रदर्शन तैयार करना होता है। ये परिभाषा किसने दी है। दोस्तों ये भी स्पोर्ट्स ट्रेनिंग खेल प्रशिक्षण से संबंधित परिभाषा है कि खेल प्रशिक्षण वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित एक शैक्षणिक प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य खिलाड़ियों को खेल कूद प्रतियोगिता में उच्च स्तर के प्रदर्शन के लिए तैयार करना है। ये परिभाषा देने वाला कौन सा वैज्ञानिक रहेगा। प्रश्न नंबर 50 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे डॉक्टर हरदयाल सिंह। ये इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। और हरदयाल सिंह ये भारत में प्रशिक्षण का या खेल प्रशिक्षण का जन्मदाता रहेगा दोस्तों। खेल प्रशिक्षण का जन्मदाता भारत में तो वो हरदयाल सिंह होता है दोस्तों। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 51। प्रश्न नंबर 51 देखिए दोस्तों, संक्रमण या क्षतिपूर्ति काल को किस रूप में जाना जाता है। दोस्तों पीरियडाइजेशन होती है, उसमें जो संक्रमण काल जो विश्राम काल आता है या जो क्षतिपूर्ति काल होता है उसको किस रूप में जाना जाता है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। तो भार की आवृत्ति, भार का आयतन, भार का घनत्व या भार की तीव्रता। प्रश्न नंबर 51 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे जो पीरियडाइजेशन होता है उसमें जो संक्रमण काल जिसे अपन रिकवरी का या विश्राम काल बोलते हैं वो क्या कहलाता है। तो इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों भार का घनत्व। ये भार का घनत्व होता है वो क्षतिपूर्ति काल या संक्रमण काल के अंतर्गत आता है। प्रश्न नंबर 51 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों भार का घनत्व। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 52 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 52 रहेगा, प्लाज्मा में निम्न में कौन सा प्रोटीन नहीं पाया जाता है। दोस्तों प्लाज्मा जो रक्त के दो भाग होते हैं, एक प्लाज्मा और दूसरी कणिकाएं, उनमें से जो प्लाज्मा होता है उसमें से कौन सा प्रोटीन नहीं पाया जाता है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। तो एल्ब्यूमिन्स, ग्लोबुलिन्स या फाइब्रोनोजन या फिर सेरेमोनाइल, कौन सा प्रोटीन प्लाज्मा में नहीं पाया जाता है। दोस्तों यहाँ पर रक्त होता है, रक्त में दो संगठन आपको देखने को मिलेंगे कि उसमें 55% प्लाज्मा और 45% उसमें कणिकाएँ होती है। तो प्लाज्मा में जो प्रोटीन होता है वो प्लाज्मा में प्रोटीन भी 7% पाया जाता है। दोस्तों यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ तो प्लाज्मा में जल कितना प्रतिशत होता है, तो प्लाज्मा में जल 92% होता है, प्रोटीन 7% होता है और अन्य एंजाइम्स के रूप में 1% चीज़ें होती हैं। तो प्रोटीन जो 7% होता है उनमें कौन सा प्रोटीन नहीं है। तो प्रश्न नंबर 52 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे सेरेमोनियल, ये नहीं होता है, लेकिन इसमें एल्ब्यूमिन्स, ग्लोबुलिन्स और फाइब्रोनोजन तीनों प्रोटीन प्लाज्मा में पाए जाते हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 53। प्रश्न नंबर 53 देखिए दोस्तों, हृदय को दो भागों में दाएं और बाएं में विभाजित कौन करता है। दोस्तों यहाँ पे हृदय को दो भागों में दाएं और बाएं में कौन डिवाइड करता है, विभाजित करता है, पूछा गया है। लेकिन इससे पहले मैं दोस्तों आपको बता दूं कि हृदय में कितने चैम्बर होते हैं। तो हृदय में जो चैम्बर होते हैं दोस्तों वो हृदय में 4 चैम्बर होते हैं, 2 ऊपर के आले, नीचे के दोनों नीले। लेकिन इनको जो दाएं और बाएं, सिर्फ ये जो बीच की दीवार होती है हृदय को दो भागों में दाएं और बाएं में विभाजित करने वाला, ये कौन सा होता है, ये पूछा गया है। तो प्रश्न नंबर 53 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों वो सेप्टम होता है, यानी सेप्टम के द्वारा हृदय दो भागों में बाएं और दाएं में डिवाइड रहता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 54 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 54 रहेगा अपना अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न, शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी होती है। दोस्तों शरीर की सबसे बड़ी धमनी जिसे आर्टरी बोलते हैं, तो शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी रहेगी, ये पूछा गया है। अब इसमें मैं आपको बताऊं दोस्तों, तो धमनियाँ क्या करती हैं शरीर में, तो धमनियाँ शरीर में शुद्ध रक्त का परिवहन करती है। शुद्ध रक्त का परिवहन कौन करती है, तो वो धमनियाँ करेगी। यानी हार्ट से रक्त कौन लेके जाती है, तो वो धमनियाँ लेके जाती है पूरे शरीर में। और अशुद्ध रक्त को वापस कौन लेके आती है, तो अशुद्ध रक्त को वापस लेकर आने के लिए हृदय में वो सिराएँ काम करेगी। ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है।
लेकिन शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी होती है? तो शरीर की सबसे बड़ी धमनी होती है, उसे अपन एरोटा या महाधमनी के नाम से जाना जाता है दोस्तों। प्रश्न नंबर 54 और इसका सही आंसर रहेगा एरोटा। ये बाएं नीले से सबसे पहले रक्त को बाहर निकालती है, उसे अपन एरोटा कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 55। प्रश्न नंबर 55 देखिए दोस्तों, शरीर की एकमात्र शिरा जो शुद्ध रक्त का परिवहन करती है। दोस्तों यहाँ पे शरीर की एकमात्र, यहाँ पे ध्यान रखना है, एकमात्र शिरा है जो शुद्ध रक्त का परिवहन करती है। अब यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूँ मोटे मोटे तौर पर, तो धमनियाँ शरीर में क्या करती है? शुद्ध रक्त लेकर चलती है, और शिराएँ शरीर में अशुद्ध रक्त लेकर चलती है। लेकिन एकमात्र शिरा जो शुद्ध रक्त लेती है ये अपवाद है, और ये हृदय में कहाँ लेकर जाती है? तो ये हृदय में फेफड़ों से रक्त को, शुद्ध रक्त को फेफड़ों से ये लेकर जाती है, ये बाएं आलिंद में लेकर जाती है। और संख्या में कितनी होती है? ये 4 होती है। ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है, संख्या में कितनी होती है? तो 4 रहेगी। और शरीर की एकमात्र शिरा जो शुद्ध रक्त का परिवहन करती है उसे अपन फुफ्फुसीय शिरा या पल्मोनरी वेन्स के नाम से जानते हैं, जो फेफड़ों से शुद्ध रक्त को बाएं आलिंद में लेके जाती है। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है दोस्तों। नेक्स्ट और अगला प्रश्न रहेगा वो रहने वाला है प्रश्न नंबर 56। प्रश्न नंबर 56 देखिए दोस्तों, शरीर की एकमात्र धमनी जो अशुद्ध रक्त का परिवहन करती है। दोस्तों यहाँ पे एकमात्र धमनी है जो अशुद्ध रक्त का परिवहन करती है। अब इससे पहले मैं आपको बताऊं दोस्तों कि सब धमनियाँ शरीर में क्या करती है? तो धमनियाँ शरीर में शुद्ध रक्त का परिवहन करती है, यानी शुद्ध रक्त को हृदय से लेकर पूरे शरीर में कौन जाती है? तो धमनियाँ लेकर जाती हैं। लेकिन एकमात्र धमनी है जो अशुद्ध रक्त का परिवहन करती है, तो जी ये हृदय होता है और नीचे ये फेफड़े होते हैं। तो अशुद्ध रक्त को बाहर लाने के लिए, दाएं नीले से फेफड़ों में शुद्ध करने के लिए रक्त को जो बाहर लाती है वो एकमात्र धमनी होती है, उसे अपन बोलते हैं फुफ्फुसीय धमनी या पल्मोनरी आर्टरीज के नाम से जाना जाता है। ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है दोस्तों। नेक्स्ट और अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 57। प्रश्न नंबर 57 देखिए दोस्तों, दायां फेफड़ा कितने लोब्स में विभाजित होता है? दोस्तों यहाँ पे दायां फेफड़ा कितने लोब्स, ये लोब्स में मतलब कितनी शाखाओं में विभाजित होता है, ये पूछा गया है। अब दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि फेफड़े कितने होते हैं, तो फेफड़े शरीर में 2 होते हैं, जो ये अपनी जो स्टर्नम होती है और इसमें ये फेफड़े दोनों तरफ फेफड़े जुड़े हुए होते हैं, तो दायां और बायां फेफड़ा। तो इसमें से जो दायां फेफड़ा होता है वो 3 लोब्स में होता है, यानी अंदर जाके उसके 3 डिवाइड हो जाते हैं, 3 भागों में वो डिवाइड होता है, उसको 3 लोब्स। और बायां फेफड़ा होता है वो 2 लोब्स में विभाजित होता है। तो इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे दायां फेफड़ा वो 3 लोब्स में या 3 शाखाओं में विभाजित रहता है। इसका कारण यह होता है कि बाएं फेफड़े में 2 होती है, तो बाएं फेफड़े की तरफ हार्ट पाया जाता है, हार्ट के कारण ये छोटा होता है, इसलिए इसमें 2 लोब्स। और दायां फेफड़ा बड़ा होता है, इसमें 3 लोब्स पाए जाते हैं, 3 शाखाएँ पाई जाती है। नेक्स्ट और प्रश्न नंबर 58 रहेगा अपना अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 58 देखिए दोस्तों, मनुष्य में श्वसन दर प्रति मिनट कितनी होती है? यहाँ पे ध्यान देने की बात रहेगी दोस्तों कि मनुष्य में जो श्वसन दर होती है वो प्रति मिनट कितनी रहती है, ये पूछा गया है। तो 72 बार, 120 बार, 14 से 18 बार या फिर 32 बार। तो दोस्तों प्रति मिनट श्वसन दर मनुष्य में कितनी रहती है? तो इसका सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 58 का 14 से 18 बार ये प्रति मिनट श्वसन दर मनुष्य में पाई जाती है, जो लगभग 16 से 20 बार भी हो जाती है। ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे प्रति मिनट श्वसन दर 14 से 18 या 16 से 20 बार होती है। नेक्स्ट और आज की प्रश्नोत्तरी का सेकंड लास्ट प्रश्न नंबर 59 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 59 रहेगा, फेफड़ों में वायु की कुल क्षमता कितनी होती है? दोस्तों यहाँ पे फेफड़ों के अंदर जो वायु होती है उसकी कुल क्षमता या फेफड़ों की कुल क्षमता कितनी होती है, ये पूछा गया है। तो 1000 मिलीलीटर, 3000, 5000 या 7000। फेफड़ों की कुल वायु की क्षमता या कुल ऑक्सीजन की कैरी करने की जो कैपेसिटी होती है वो दोस्तों 5000 मिलीलीटर, यानी 4.5 से 5000 मिलीलीटर, लगभग 4.5 से 5 लीटर। लीटर में देखें तो 4.5 से 5 लीटर के लगभग फेफड़ों की कैपेसिटी, ये हवा को कैरी या रखने की कैपेसिटी होती है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आज की प्रश्नोत्तरी का लास्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्न नंबर 60 रहेगा। और दोस्तों जो अपने क्रैश कोर्स चला रखा है वो 5 या 6 दिन में आपके लिए इंपॉर्टेंट क्रैश कोर्स रहेगा, और जल्द ही आपको 100 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर से रिलेटेड प्रश्नों की PDF भी आपको उपलब्ध कराई जाएगी, जहां से स्पोर्ट्स करंट अफेयर से रिलेटेड प्रश्न आपको सीधे सीधे तौर पर वहां से देखने को मिल जाएंगे दोस्तों। प्रश्न नंबर नेक्स्ट और अगला 60 और आज की प्रश्नोत्तरी का लास्ट प्रश्न देखिए दोस्तों यहाँ पे
लार में कितना प्रतिशत जल पाया जाता है। दोस्तों जो लार होती है, इस लार में कितना प्रतिशत जल पाया जाता है, ये पूछा गया है। तो दोस्तों यहाँ पे 92, 95 या फिर 90 या 99, इनमें से कौन सा आंसर रहेगा दोस्तों कि लार में कितना प्रतिशत जल पाया जाता है। तो चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 60 और इसका सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे लार के अंदर जो पानी की मात्रा होती है वो 99% होती है। और इसके अलावा दोस्तों जो 1% होता है वो 1% प्रोटीन और इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है, इलेक्ट्रोलाइट्स वो 1% के अंतर्गत आते हैं। तो लार के अंदर पानी की मात्रा वो 99% शुद्ध जल पाया जाता है। तो चलिए दोस्तों आज की प्रश्नोत्तरी में 60 इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से आपने कितने इंपॉर्टेंट प्रश्नों का सही जवाब दिया है वो कमेंट बॉक्स में आप शेयर करें। और क्रैश कोर्स के तौर पर दोस्तों अपन ने जो सीरीज चला रखी है उसका आज पार्ट नंबर 2 है। तो जल्द ही आपको 6 या 7 दिन में कंप्लीट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की आपको रिवाइज करवा दिया जाएगा, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। और जल्दी 100 इंपॉर्टेंट प्रश्नों की करंट अफेयर से रिलेटेड PDF भी आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों एक नेक्स्ट और अगली इंपॉर्टेंट प्रश्नोत्तरी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।